डिनर के बाद यांजू और डैक्सियन हाथ में हाथ डाले जा रहे थे, जबकि जिंग जिंग चुपचाप पीछे चल रही थी, अकेलापन महसूस करते हुए। तभी डैक्सियन के पास दुकान से एक डिलीवरी का कॉल आया। यांजू उसकी जोर से बात करने की आवाज से परेशान होकर उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है, धीरे बोलो, जैसे उसे जानती ही न हो। कॉल खत्म होने पर डैक्सियन ने जिंग जिंग को कुछ काम सौंपा और खुद यांजू को छोड़ने की बात कही, लेकिन यांजू ने मना कर दिया। तभी लियू आ गया, जो यांजू को पसंद करता था। जब डैक्सियन को किसी और के साथ जाते देखा तो लियू के चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। उधर जिंग जिंग ने चुपके से दुकान से कुछ पैसे चुरा लिए। जब डैक्सियन घर लौटा तो देखा कि यांजू ने उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। वो पूरे दिन की घटनाओं को सोच कर रह गया। एक लड़की अपनी माँ को कपड़ों की दुकान पर लेकर गई और बोली, माँ जो चाहो पसंद कर लो। माँ बहुत खुश हो गई क्योंकि उन्होंने लंबे समय से अपने लिए कुछ खरीदा नहीं था। लेकिन जब वो पेमेंट करने गई तो कैशियर ने बताया कि उनकी बेटी जल्दी में एक 2.5 लाख की ड्रेस लेकर बिना पैसे दिए चली गई है। माँ को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है तो उन्होंने खुद ही पेमेंट कर दिया। जब वो घर पहुँची तो देखा कि उनकी बेटी वही ड्रेस पहन रही है। माँ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बेटी को डांट दिया। तभी उनके पति भी नए कपड़ों में बाहर आए और बोले कि ये तो शायद उनके बेटे का तोहफा है। माँ और ज्यादा भड़क गई। डैक्सियन, जो बिना कुछ जाने इस सब में बलि का बकरा बन गया था, खुद को बहुत टूटा हुआ महसूस करने लगा। बेटी की बेवफाई और बेटे की बेरुखी ने माँ का दिल तोड़ दिया। उन्होंने गुस्से में कहा कि वो कोई इंटरव्यू नहीं देंगी। जब जिंग जिंग जेन स्टोर आई तो उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का इंटरव्यू दिया गया। इंटरव्यू भले ही जिंग जिंग के लिए था, लेकिन डैक्सियन का पूरा परिवार बहुत खुश था। इंटरव्यू के बाद रिपोर्टर ने डैक्सियन से कहा कि एक प्रमोशनल फोटो लेनी है जिसमें जिंग जिंग उसकी पीठ पर बैठी हो। डैक्सियन पहले मना करने लगा क्योंकि उसे डर था कि यांजू देखेगी तो गलत समझेगी, लेकिन परिवार ने जोर दिया कि ये स्टोर के लिए जरूरी है। जब उसे बताया गया कि फोटो सिर्फ इंटरनल यूज के लिए है तो उसने मान लिया। रात को डैक्सियन का परिवार जिंग जिंग के साथ जश्न मना रहा था। तभी डैक्सियन को वही फोटो मिली, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा काट दिया गया था। घबरा कर उसने रिपोर्टर को कॉल किया तो पता चला कि ये फोटो सोशल मीडिया पर भी डाली जाएगी। डैक्सियन ने यांजू को समझाने की कोशिश में कॉल किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। यांजू ने वो फोटो देखी और अपना गम शराब में डुबोने लगी। डैक्सियन उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंचा, लेकिन वहाँ देखा कि लीशु, जो उसका बचपन का दोस्त था, उसे गोद में उठाकर घर ले जा रहा था और यांजू हंस रही थी। 3 साल के रिलेशनशिप में डैक्सियन को कभी घर बुलाया नहीं गया था, लेकिन लीशु आराम से अंदर चला गया। ये देख डैक्सियन का दिल टूट गया और वो चुपचाप मुड़ गया। उधर जिंग जिंग टेबल पर बिखरा कचरा साफ कर रही थी कि अचानक कोई पीछे से आया और उसके सिर पर जोर से वार कर दिया। छड़ी से वार कर जिंग जिंग को बेहोश करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही रेड लाइट ग्रीन लाइट की तिकड़ी थी। उन्हें लगा कि जिंग जिंग मर चुकी है तो डर के मारे वहाँ से भाग गई। तभी रास्ते से गुजर रहे डैक्सियन ने उनकी घबराई सी बातें सुनी और पहचान लिया कि ये वही लड़कियां हैं जिन्हें जिंग जिंग ने पहले सबक सिखाया था। कुछ गड़बड़ समझते हुए डैक्सियन दौड़कर स्टोर वापस गया, जहाँ जिंग जिंग फर्श पर सुध पड़ी थी। वो उसे तुरंत अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसकी अपेंडिक्स फट चुकी है और तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। डैक्सियन पूरी तरह कंफ्यूज था। अगले दिन जिंग जिंग की दोस्तें उसे देखने आई और उसे सही सलामत देखकर रोते रोते उसे डांटने लगी कि उसने इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों। अगर उन्होंने गलती से स्टोर में माँ से न पूछा होता तो जिंग जिंग की हालत का उन्हें पता ही न चलता। जब सब शांत हुए तो जिंग जिंग की दोस्तों ने उसकी छोटी बहन येनशांग को सब कुछ बता दिया। येनशांग, जो अपनी बहन को सुपर हीरो समझती थी, फोटो देखकर हैरान रह गई। उसने गुस्से में आकर रेड लाइट ग्रीन लाइट तिकड़ी को ढूंढा और लाल बालों वाली लड़की को एक कील मार दी। जब वो लड़की पलटकर हमला करने आई तो येनशांग ने उसे जमीन चटा दी। तभी हरी बालों वाली लड़की मदद करने आई, लेकिन शिंग की दोस्त भी आ पहुंची और येनशांग का साथ देने लगी। खुद को गिरा देकर तिकड़ी ने कुछ और गुंडों को बुला लिया। एक गुंडा येनशांग को छूने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे जोरदार थप्पड़ पड़ा। गुस्से में आकर वो पलटवार की सोच ही रहा था कि तभी जिंग जिंग स्केटबोर्ड पर एंट्री मारती है। उसकी दोस्तों ने उसे येनशांग की प्लानिंग बता दी थी। जिंग जिंग को देखकर तिकड़ी डर गई, लेकिन बाकी गुंडों ने उसका मजाक उड़ाया। जिंग जिंग ने बिना घबराए उन्हें धूल चटा दी। तिकड़ी वहाँ से भाग निकली और जिंग जिंग की दोस्त उसके चारों ओर नाचने लगी। वहीं दूसरी तरफ यांजू की माँ डैक्सियन की हिस्ट्री खंगालते हुए स्टोर पहुंची और 1 करोड़ वॉन का सामान ऑर्डर कर डाला। डिलीवरी सीधे उसके घर पर। डैक्सियन के पापा, जो स्टोर पर काम कर रहे थे, खुश होकर ऑर्डर ले लेते हैं। जब डैक्सियन घर आता
होता है तो इतना बड़ा ऑर्डर देखकर हैरान रह जाता है। उसके पापा गर्व से बताते हैं कि ये सब उन्होंने किया है। डैक्सियन बहस नहीं करता और सोचता है कि चलो ग्राहक को रेगुलर बना लेते हैं। उसे अंदाजा नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। जब डैक्सियन यानजू के घर पहुंचा और देखा कि वो सच में यानजू का घर है तो वो हैरान रह गया। यानजू की माँ ने उसे एक टिप देकर सबके सामने बेइज्जत कर दिया और यानजू चुपचाप खड़ी रही। डैक्सियन ने झिझकते हुए टिप ली और वहाँ से चला गया। यानजू की माँ ने नौकरों को कहा कि जो भी सामान उसने खरीदा है उसे फेंक दो। बाद में जब यानजू को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने डैक्सियन को फोन कर कहा कि उसकी माँ की बातों का बुरा ना माने। डैक्सियन ने कहा कि सब ठीक है, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि वो बहुत आहत हुआ है। वो एक पुल पर जा खड़ा हुआ और सोचने लगा कि कैसे उसकी इज्जत को रौंद दिया गया और यानजू ने कुछ नहीं किया। तभी उसे समझ आया कि 3 साल के रिलेशन में यानजू ने उसे कभी अपने घर वालों से क्यों नहीं मिलवाया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वो चुपचाप उन्हें पूछता रहा। उधर यानजू उसे बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन डैक्सियन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो स्टोर पहुंची, लेकिन डैक्सियन की माँ ने बताया कि वो वहाँ नहीं है, शायद अस्पताल गया है जिंग जिंग से मिलने। यानजू जल्दी से अस्पताल पहुंची और जब वहाँ जिंग जिंग ही मिली तो उसने उसे सारी बातें बता दी कि वो और डैक्सियन पिछले कुछ वक्त से लगातार झगड़ रहे हैं और गलतफहमियों के शिकार हो रहे हैं। जिंग जिंग को बहुत गिल्ट हुआ और उसने अगले दिन नौकरी छोड़ दी। डैक्सियन को समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्यों हुआ। तब जिंग जिंग ने बताया कि वो पहले से ही नौकरी छोड़ना चाहती थी, लेकिन सिर्फ इसलिए रुकी रही ताकि लोगों को ये साबित कर सके कि वो कोई गलत इंसान नहीं है। स्टोर छोड़ने के बाद जिंग जिंग ने अपनी बहन की मदद करने के लिए दिन में खाना डिलीवर किया और रात को रेस्टोरेंट में प्रमोशन का काम किया, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। एक दिन जब वो घर लौटी तो देखा कि कुछ लोग उनका सामान पैक कर रहे हैं। मकान मालिक ने उन्हें धोखा दिया और अब उन्हें घर खाली करना था। बेघर होने के बाद जिंग जिंग और उसकी बहन एक सोना में रात बिताने लगे। उसकी बहन ने जिंग जिंग को उसकी मेहनत के लिए धन्यवाद कहा और वादा किया कि वो उसे एक दिन इसका बदला जरूर देगी। उस रात जिंग जिंग का मूड थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन अगली सुबह जब वो उठी तो उसकी बहन गायब थी। एक नोट छोड़ गई थी और उनके सारे पैसे भी साथ ले गई थी। जिंग जिंग टूट सी गई। उधर डैक्सियन की माँ को पता चला कि स्टोर की पार्ट टाइम लड़की अब सोना में रह रही है, क्योंकि उसका मकान मालिक उसे धोखा दे गया। यह सुनकर वो तुरंत सोना पहुंची। इस बीच डैक्सियन ने यानजू को उनके 3 साल की सालगिरह पर ओपेरा देखने का न्योता दिया, लेकिन यानजू थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि उसने पहले ही एक डायरेक्टर का इनविटेशन स्वीकार कर लिया था, लेकिन डैक्सियन को मना भी नहीं कर पा रही थी। यानजू ने डैक्सियन को कॉल किया कि कंपनी में एक बहुत ही जरूरी क्लाइंट आया है, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। डैक्सियन थोड़ा मायूस जरूर हुआ, लेकिन बोला ठीक है। उस रात डैक्सियन अकेले ओपेरा में बैठा था, जहां उसे खुद को बहुत अलग और अजीब महसूस हो रहा था। उसे पता नहीं था कि यानजू भी उसी ओपेरा में डायरेक्टर और उस क्लाइंट के साथ आई हुई थी। घर लौटते वक्त डैक्सियन ने सीढ़ियों से किसी महिला को सफेद कपड़ों में नीचे आते देखा। वो चौंक गया, लेकिन फिर पता चला कि वो जिंग जिंग थी। उसकी माँ ने बताया कि उसने जिंग जिंग को रात वहीं रुकने के लिए बुलाया है। डैक्सियन ने मना किया क्योंकि उसे डर था कि यानजू कुछ गलत ना समझे, मगर उसकी माँ ने बात नहीं मानी। अगले दिन डैक्सियन ने मनहगे म्यूजिकल शो की टिकट्स खरीदी ताकि ओपेरा मिस होने की भरपाई कर सके। उसने यानजू को कॉल करके ये खुशखबरी दी। रात को दोनों थिएटर पहुँचे, लेकिन डैक्सियन ने सीट्स को लेकर माफी मांगी। यानजू ने भले ही कहा कि सब ठीक है, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि वो खुश नहीं थी। शो खत्म होने के बाद डैक्सियन ने सरप्राइज दिया, एक बैक स्टेज पास जिसे यानजू डायरेक्टर से मिल सके। यानजू ने पहचान छिपाने के लिए मास्क पहन लिया। तभी वहाँ से लीशु गुजर रहा था और उसने ये सब देखकर फोटो खींच ली। इसके बाद डैक्सियन ने कहा कि कहीं और चलते हैं, लेकिन यानजू ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो बिना अलविदा कहे टैक्सी में चली गई। डैक्सियन वहीं अकेला खड़ा रह गया। उसे लगने लगा कि उनके रिश्ते में कुछ दूरी आ रही है। थक हार कर वो एक बार में चला गया जहाँ उसे जाओ लीशी मिली, जो उस पर पहले से क्रश रखती थी। उसने डैक्सियन को दिलासा दिया। दूसरी तरफ डैक्सियन ने यानजू को कॉल किया, यह पूछने के लिए कि वो ठीक से घर पहुंची या नहीं, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। उसे क्या पता था कि यानजू इस वक्त किसी और की बाहों में थी। उसी वक्त जिंग जिंग को मेयर का कॉल आया कि उसने सेल्स चैंपियनशिप जीत ली है। थोड़ी अनिच्छा के साथ वो कंपनी अवार्ड लेने चली गई। लिफ्ट में उसकी मुलाकात यानजू से हो गई। दोनों ने औपचारिकता में एक दूसरे को नमस्ते कहा, लेकिन माहौल में खिंचाव था।
अवार्ड सेरेमनी में जिंग जिंग ने चैंपियन यूनिफॉर्म पहन रखी थी और उसे कैश प्राइज के साथ म्यूजिकल टिकट्स भी मिले। अवार्ड देने आए थे डायरेक्टर शियाओ। सेरेमनी के बाद जिंग जिंग ने यानजू से बात की और आरोप लगाया कि उसने झूठ बोला और म्यूजिकल डैक्सिन के साथ नहीं बल्कि डायरेक्टर शियाओ के साथ आई। यानजू ने कहा, ये तुम्हारा मामला नहीं है, लेकिन जिंग जिंग ने कहा, मैंने तुम्हारे और डैक्सिन के बीच में दिक्कत न हो इसलिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। यानजू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह तुरंत दुकान की तरफ दौड़ी, लेकिन डैक्सिन वहाँ नहीं था। माँ ने उसे बताया कि वह घर चला गया है। यानजू डैक्सिन के घर पहुंची, जहां उसकी माँ ने उसे पहचानते हुए अंदर बुला लिया। उसी वक्त माँ ने डैक्सिन को खबर दी कि यानजू उसे ढूंढते हुए आई थी। डैक्सिन जैसे ही हालात समझा वो भागा हुआ घर पहुंचा, लेकिन उसी वक्त जिंग जिंग भी वहां आ गई। यानजू ने उन्हें साथ देखा और बिना कुछ सुने वहां से चली गई। डैक्सिन उसके पीछे भागा, लेकिन यानजू कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और टैक्सी में बैठकर चली गई। जिंग जिंग को अपने के पर पछतावा हुआ और वो डैक्सिन के पास दुकान गई। जब उसने देखा कि डैक्सिन उससे नाराज नहीं है तो पूछा कि उसने यानजू को क्यों नहीं बताया कि वह नौकरी छोड़ चुकी है। डैक्सिन बोला, मौका ही नहीं मिला। उसी रात डैक्सिन दुकान के काउंटर पर बैठा यानजू की नाराजगी और उसके अनदेखे मैसेजों को याद करके रोने लगा। फिर उसने फैसला किया कि वह इस रिश्ते को ऐसे खत्म नहीं होने देगा। वो यानजू के घर गया, खुद को उसकी माँ से यानजू का बॉयफ्रेंड बताते हुए कहा कि वो उनके रिश्ते में दखल न दे। यानजू की माँ ने तो हामी भर दी, लेकिन अंदर ही अंदर डैक्सिन की फैमिली की पड़ताल शुरू कर दी। उसने डैक्सिन की माँ को एक महंगी इंश्योरेंस पॉलिसी का लालच देकर फोन किया। डैक्सिन की माँ तो खुशी से झूम उठी, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि यानजू की माँ उसके बेटे की खिल्ली उड़ा रही है। इसके साथ ही उसने डैक्सिन के पापा को यानजू का ड्राइवर बना दिया और उन्हें तगड़ी सैलरी भी दी। डैक्सिन के पापा को जब पता चला कि वो अपनी होने वाली बहू के लिए ड्राइवर बन गए हैं तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। उसी रात डैक्सिन के घर में जश्न का माहौल था, लेकिन डैक्सिन उसमें खुश नहीं था। अगले दिन यानजू ने डैक्सिन को मिलने बुलाया, जहां यानजू ने बिना किसी इमोशन के उसे साफ साफ ब्रेकअप कह दिया। डैक्सिन ने लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन यानजू ने मुड़कर भी नहीं देखा और डायरेक्टर शियाओ की लग्जरी कार में बैठकर चली गई। दिल टूटे डैक्सिन ने वापस दुकान का रुख किया। उसकी माँ को कुछ भी पता नहीं था। उसने तो उल्टा उससे यानजू की कुंडली की डिटेल्स मांगने को कहा। डैक्सिन ने मुस्कुराकर सब ठीक होने का नाटक किया और उसे भेज दिया, लेकिन फिर वही अकेलापन, वही खाली काउंटर। अगले दिन यानजू की माँ ने उसे कंपनी में ऊंचा पद दे दिया और सबको बताया कि यानजू कोई आम लड़की नहीं, एक बड़े शेयर होल्डर की बेटी है। जब डैक्सिन को ये सब पता चला तो उसे लगा जैसे उसके साथ धोखा हुआ है। वो यानजू से मिलने गया और उसे सीधा पूछ लिया, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया?